बोले कालहर कष्टहर दुःखहर दारिद्र्यहर कंटकहर संकटहर रोगहर पार्वती हर हर हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने सारी तैयारी कर ली है। तो मेरी ये राइड रहेगी अहमदाबाद से त्र्यंबकेश्वर तक की। और आगे की जर्नी में हम देखेंगे कि तो किलोमीटर्स आप देख सकते हैं। तो लेते भगवान का नाम, हर हर महादेव। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग। कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूँ अभी बड़ोड़ा वाले रूट पे। और आपको बता दूं कि मैं जा रही हूँ त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग को विजिट करने। और वहां से मैं आगे जहाँ भी जाऊंगी बता दूंगी। फिलहाल के लिए यहाँ तक ही रखते हैं, त्र्यंबकेश्वर तक। और मैं हूँ अभी नडियाद से सिर्फ कुछ ही किलोमीटर्स दूर। और यहाँ पे पहला टोल बूथ आया है। वैसे टोल तो मुझे लगेगा नहीं टू व्हीलर पे उसके, बट फिर भी बताने के लिए ही रुकी हूँ मैं। वॉच पहन लेती हूँ मेरी। अगर बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा नॉइज आ रहा है तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, क्योंकि ये हाईवे है तो इतना तो आएगा ही। अब देखूंगी, अगर बहुत ज्यादा होगा तो फिर वॉइस ओवर कर दूंगी घर जाके। कॉफी पी के निकली थी, सोच रही हूँ चाय भी पी लूं। सूर्यदेव तो प्रकट हो चुके हैं कब के, 6 बजे से, लेकिन दिख नहीं रहे हैं। बादल छाए हुए पूरे, एक बार भी धूप नहीं आई। वैसे है, लेकिन फिर भी मैं पहन लेती हूँ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए अंदर। वैसे ऐसे जैकेट में बहुत ज्यादा काम आते हैं। ऐसे जैकेट्स आपको धूल मिट्टी से भी बचाते हैं और साथ में अ, कपड़े भी गंदे नहीं करते। बाल तो मेरे बहुत सारे बेबी हेयर्स आ गए इसलिए। एनीवेज, ये भी लेके निकली थी। हाँ, गैस। प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है भाई। फिर से निकल पड़ी सोलो राइड पे। आप सोच रहे होगे ये इतना क्या घूमती रहती है। मुझे अच्छा लगता है एक्टिवा लेके निकल पड़ना। आई एम एंजॉइंग माई लाइफ, यू नो। आपको दिखा देती हूँ। सी, ये शिव मंदिर। शायद उल्टा लग रहा होगा सब। हाँ, चलो तो फिर चलते हैं। वैसे अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो मैं बता दूं कि मैं ऐसे सोलो राइड्स करती रहती हूँ अपनी एक्टिवा से। मैंने अपनी एक्टिवा का नाम दे रखा है गजवी। और मेरी यूट्यूब चैनल का नाम है तोरल दी एक्सप्लोर। आप चाहे तो मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा पे मेरा इंस्टा आईडी है तोरल_19। मैं यहाँ पे भी डिस्प्ले में शेयर कर दूंगी ताकि वो इजी रहे आपके लिए। मेरी ये जर्नी है आज की अहमदाबाद से त्र्यंबकेश्वर तक। एंड मैंने ना अभी टाइम मिला तो थोड़ा सा नेल पेंट लगा लिया था। ये देखिए, अभी इसे सुखाने के लिए रख दिया है, क्योंकि अभी मॉर्निंग है ना तो ज़्यादा टैनिंग वगैरह नहीं होगी। अर्ली इन द मॉर्निंग है, 7:30 AM अराउंड शायद हो रहा है। तो इजीली सूख भी जाएंगी और टैनिंग भी नहीं होगी, इसलिए मैंने विदाउट ग्लव्स अभी चला रही हूँ। एंड मेरी जो जर्नी है वो त्र्यंबकेश्वर तक है। और किलोमीटर्स में अगर देखा जाए तो मेरे घर से तकरीबन 465 किलोमीटर्स है।
तो आज बहुत ज़्यादा लंबी जर्नी रहने वाली है। शायद इतना लंबा डिस्टेंस मैंने अब तक कवर नहीं किया है कहीं से भी। मैंने इससे पहले भी बहुत सारी ट्रिप्स की हुई है मेरी एक्टिवा से, लेकिन मैंने अब तक कुछ भी वीडियोस वगैरह अपलोड नहीं किए हैं कहीं पे, क्योंकि अभी उसका एडिटिंग वगैरह बाकी है। ये ये मेरी अभी सबसे रिसेंट ट्रिप है, सबसे रिसेंट। मैंने जस्ट अभी कुछ ही दिनों पहले ही ये यात्रा कंप्लीट की हुई है मेरी गजवी से, मेरी एक्टिवा से। एंड आगे की जो सब वीडियोस मैंने बनाए हैं वो मैं बाद में कभी एडिट करके अपलोड कर दूँगी। देखती हूँ इसमें कैसा प्रतिसाद मिलता है मुझे, लोग कितना लाइक करते हैं कितना नहीं, उस हिसाब से मैं अपने आगे के कंटेंट्स अपलोड करूँगी। वो भी ऐसे ही सब रिकॉर्ड किए हुए हैं मैंने। तो अभी तो मैं सीधा रास्ता है बरोड़ा तक, वहाँ तक जा रही हूँ। मेरा नेक्स्ट स्टॉप बरोड़ा होगा। शायद ही मैं बरोड़ा में अगर बरोड़ा क्रॉस करने के बाद मैं शायद रुकूँगी। तब तक मुझे ब्रेक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं अपनी एक्टिवा को हर 100 किलोमीटर के अराउंड ब्रेक दे देती हूँ। किया मैंने, सिर्फ उसे लगा दिया था बट मैं ऑन करना भूल गई थी, तो ये मैं रुक के अपना माइक ऑन कर रही हूँ और फिर आगे की जर्नी कंटिन्यू। वैसे मैंने माइक ऑन किया था लेकिन उसका वॉइस कुछ ठीक से नहीं आ रहा था, इसलिए मुझे अभी वॉइस ओवर करना पड़ रहा है उसमें। लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी सब रिसेंट में ही सब हुआ है तो काफ़ी अच्छे से मैं डिस्क्राइब कर सकती हूँ फिर से, ऐसा कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। वैसे अहमदाबाद से तो रास्ते काफ़ी अच्छे ही है, पूरे गुजरात तक रास्ते में मुझे नहीं लगता है कि मुझे कहीं प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि थ्रू आउट गुजरात के रास्ते सब अच्छे हैं। मुझे टेंशन सिर्फ थोड़ा वहाँ पे जब पहाड़ी एरिया आएगा वहाँ की है। अभी देखते हैं आगे चल के कि भाई कैसी रहेगी जर्नी। तो मेरा नेक्स्ट डेस्टिनेशन रहेगा अभी स्टॉप लेने का, वो रहेगा बरोड़ा से थोड़ा आगे, क्योंकि बरोड़ा में बहुत ट्रैफिक होता है ना। तो मैंने सोचा कि जब अर्ली मॉर्निंग है अभी तो फटाफट से वहाँ से निकल जाते हैं, फिर आगे कहीं अच्छे से स्टॉप लेके रुकेंगे, चाय पानी करेंगे, थोड़ा एक्टिवा को भी रेस्ट हो जाएगा, 100 किलोमीटर्स भी कंप्लीट हो जाएंगे, तो आराम से स्टॉप भी लिया जा सकेगा, दोनों को ही आराम हो जाएगा, मुझे भी और गजवी को भी। ये जब से अहमदाबाद से निकलना स्टार्ट किया है तब से लेके इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज रास्ते में आ रही है, इतनी ज़्यादा स्मेल कर रही है कि अब ना चलाया भी नहीं जा रहा था। मुझे बहुत दिक्कत आ रही थी, मतलब अगर वाइज़र ऊपर रखूँ तो पूरी ये स्मेल ही स्मेल आ रही थी। इतना पॉल्यूशन हो रखा है, इतनी सारा, इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रियाँ हो गई है यहाँ पे कि मैं क्या ही बताऊँ। ये मैं शायद नडियाद साइड हूँ इस वक्त, और इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज की बदबू आ रही थी, मतलब कुछ फ्रेश हवा ही नहीं लग रही थी, ऐसा लग रहा था। इस मोमेंट में मुझे लिटरली ऐसा लग रहा था कि मैं कब महाराष्ट्र पहुंच जाऊं, ताकि इस बदबू से मुझे छुटकारा मिल जाए। होप्स हो कि आगे के रास्ते में भी ऐसा ना हो, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे पता है कि ये बाद में वॉइस ओवर कर रही हूँ, लेकिन पूरे अहमदाबाद से लेके तो गुजरात की बॉर्डर है तब तक पूरे लास्ट तक इंडस्ट्रियों की वजह से इतनी स्मेल आ रही थी रास्ते में, क्योंकि मैंने मेन हाईवे ही पकड़ रखा था, तो हाईवे तक पूरा स्मेल ही स्मेल चल रही थी। कुछ कुछ जगहों पे सिर्फ नहीं थी, बाकी हर जगहों पर सिर्फ स्मेल ही स्मेल। और महाराष्ट्र में एंटर होने के बाद थोड़ा सा रिलीफ मिला था कि वहाँ पे इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज नहीं होने की वजह से थोड़ी फ्रेश हवा लग रही थी। ये अभी बस मॉर्निंग का, अर्ली मॉर्निंग का समय चल रहा था, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो रखा था कि मुझे लगा ही कि बरोड़ा में तो बहुत ही ज़्यादा होगा, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे बरोड़ा से फटाफट पहले क्रॉस कर लेना चाहिए
और फिर उसके बाद मैं रुकूँगी। ये देखिए आप कितना ज़्यादा ये अर्ली मॉर्निंग का ट्रैफ़िक है, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग। इतने बजे भी इतनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी रोड पे। वैसे अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे त्र्यंबकेश्वर तक बाय बस या बाय ट्रेन भी जा सकते हैं। ट्रेन भी जाती है, बाय बस भी जाती है। और आप अपना प्राइवेट व्हीकल लेके जा सके तो वो भी लेके जा सकते हैं। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे। अ, वैसे तो पार्किंग की सुविधा अवेलेबल है, मंदिर के आसपास ही है। पेड पार्किंग भी है, कुछ कार का कुछ 100 रुपीज़ चार्जेस वगैरह है। और टू व्हीलर तो आप बिल्कुल उसके मंदिर के बिल्कुल गेट, जो शायद 2 नंबर का गेट है, उसके बिल्कुल सामने ही लगा सकते हो बाहर में। तो बहुत इजी है वहाँ पे पार्किंग, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती थी। मैंने अपनी एक्टिवा बिल्कुल अपने गेट वहीं मंदिर के गेट नंबर 2 के पास बिल्कुल सामने ही लगाई थी। और वहाँ पे जो चार्जेस वगैरह थे, जो टिकट मतलब जो क्विक दर्शन की लाइन होती है ना, जल्दी दर्शन वीआईपी वाले, वो 200 रुपये की थी। उस वक्त की बात है जब मैं कुछ 6-7 अगस्त के आसपास वहाँ पे पहुंची थी। मैं 6 अगस्त को निकली थी, 7 अगस्त को मैंने दर्शन किए थे श्री त्र्यंबकेश्वर में। तो तब की बात है, उस वक्त तक तो इतनी भीड़ नहीं थी, अभी तो बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही है ऑनलाइन। त्र्यंबकेश्वर के जस्ट कुछ ही किलोमीटर्स पहले कुछ ऐसा पैच आ गया था कि पूरा गांव वाला ही एरिया था, पूरा गांव वाला। तो मुझे वहां पे पहुंचने में ऑलमोस्ट नाइट हो गई थी। हेलो एवरीवन, तो मैं यहाँ पे रात को पहुंच गई थी कुछ तकरीबन 8:30 बजे। तो मैंने यहाँ त्र्यंबकेश्वर में मैं आ चुकी थी, लेकिन स्टे ढूंढने में थोड़ी देर हो गई, क्योंकि यहाँ पे अब इजीली मिल तो रहा है लेकिन बहुत महंगा मिल रहा है, मतलब बजट में नहीं मिल रहा था। फिर भी मैंने 1400 रुपीज़ खर्च किए। सिर्फ एक रूम है, उसमें मिरर भी नहीं है, वॉशरूम भी अटैच है, मतलब वॉशरूम अटैच नहीं है, एक ही वॉशरूम, सब यूज करते हैं। बोलो, लिटरली मुझे नंबर लगाना पड़ा नहाने के लिए। सो सुखद सुखा सुखद करके ऐसे कुछ बंगलो है, होम स्टे है, उसमें ये दिखा मुझे। और ऊपर क्या लिखा था बाहर, जब बुकिंग कर रही थी तब बगोड़ा पे, कि होल्ड प्रॉपर्टी, मतलब पूरी प्रॉपर्टी वो लोग दिखा रहे थे एज आपको अगर दे रहा है ऐसा, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं था। सो यस, दिस इज माय वर्स्ट एक्सपीरियंस हियर।
सो ये सब पसार के रखा हुआ है मैंने। ये रूम है। हाँ, बट यहाँ से व्यू अच्छा है, ये कुछ ऐसा व्यू आ रहा है यहाँ। आई थिंक बहुत सारे स्टे बन रहे हैं। क्योंकि शायद वो 2027 में दूसरा कुंभ लग रहा है ना, कौन सा कुंभ है मुझे पता नहीं। वो वाला कुंभ लग रहा है शायद, इसीलिए सब तैयारियां कर रहे हैं, सब अपनी प्रॉपर्टी एक्सपांड कर रहे हैं ताकि उस वक्त क्राउड जो आए उसे इनकम जनरेट कर सके। अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, ये लोग भी कर रहे हैं, ये लोग भी यही बोल रहे थे कि डेवलपमेंट चल रहा है ऊपर। बट मैंने 1400 रुपीज पे किया है। मुझे बहुत बुरा लगा यार। कोई नहीं, क्या कर सकते। चलिए अभी अभी बज रहा है 7:30 और मैं जा रही हूँ दर्शन करने के लिए। और यहाँ से फिर जाऊंगी भीमा शंकर। अभी भीमा शंकर में भी लोचे यार, वहाँ पे भी कुछ रहने के लिए नहीं मिल रहा है। कल रात को मैं ढूंढ रही थी तो वो भी दिखाए, मतलब जो दिखा रहे हो 2-3 हज़ार 5 हज़ार, ये यार मेरे बजट से बाहर चला जाएगा, इतना कॉस्टली मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, ऐसा हो गया। तो मैंने क्या सोचा है कि कुछ 10-15 किलोमीटर या 20-25 किलोमीटर हो ना, तो उतने दूर ले सकते हैं। उतना फिर मैं बाद में कवर करके अर्ली मॉर्निंग जैसे ही दिन चढ़ने लगे उस वक्त जा सकती हूँ। तो क्या मुझे ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी, और मॉर्निंग में शायद व्हीकल अलाउड कर दे तो काफ़ी आगे तक मैं जा सकूँ। तो ठीक है, ये यहाँ तक रखते हैं, बाकी त्र्यंबकेश्वर में मैं शूटिंग करूँगी। सो मेरी लाइन स्टार्ट हुई थी B3 से। ये B3 से A1 का सफ़र है। यहाँ तक पहुँचने में ऑलमोस्ट 4 घंटे लग गए थे और अंदर दर्शन करते करते तो ऑलमोस्ट 5 hours and 30 minutes, ऑलमोस्ट 5.5 घंटे लग गए थे गर्भगृह के दर्शन करने में। त्र्यंबकेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसका उल्लेख शिव पुराण की ज्योतिर्लिंग परंपरा में भी मिलता है। ये नासिक डिस्ट्रिक्ट के त्र्यंबक टाउन में है, ब्रह्मगिरी पर्वत के पास। गोदावरी नदी के संबंध इसी क्षेत्र से है। पौराणिक परंपरा के अनुसार गौतम ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने गोदावरी को यहाँ प्रकट किया। त्र्यंबकेश्वर का ज्योतिर्लिंग बहुत यूनिक है। गर्भगृह में एक ही लिंग के अंदर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक स्वरूप 3 छोटे लिंग प्रतिबिंब माने जाते हैं। इसी वजह से नाम त्र्यंबकेश्वर, त्रि यानी 3 और अम्बक का संबंध 3 नेत्रों से जोड़ा जाता है। ये 3 रूप समझे जाते हैं। मंदिर का वर्तमान स्ट्रक्चर 18वीं सदी का है। मराठा पेशवा बाजीराव नाना साहेब पेशवा से इसका निर्माण संबंधित है। मंदिर की आर्किटेक्चर में ब्लैक स्टोन का बहुत प्रोमिनेंट यूज और इसका शिखर नगर स्टाइल आर्किटेक्चर की विशेषताओं को दिखाता है। कुंभ मेले का संबंध त्र्यंबकेश्वर नासिक से है। नासिक त्र्यंबक में लगने वाला सिंहस्थ कुंभ दुनिया के बड़े धार्मिक गैदरिंग्स में से एक है। त्र्यंबकेश्वर के पास ब्रह्मगिरी पर्वत है, जिसे गोदावरी के ओरिजिन रीजन के रूप में भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। नारायण नागबलि, काल सर्प शांति और त्रिपिंडी श्राद्ध जैसे कुछ धार्मिक रिचुअल्स के लिए भी त्र्यंबकेश्वर प्रसिद्ध है। मेरे दर्शन तकरीबन 5.5 घंटे में हो गए थे और ये मैं कुछ देर के लिए यहाँ पे रुकी थी क्योंकि बाद में कुछ ज़्यादा ही बारिश होने लग गई थी तो मुझे रुकना पड़ा। क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं राइड अगर कंटिन्यू करती भी हूँ तब भी इतनी ज़्यादा बारिश में तो मैं नहीं कर पाऊँगी अच्छे से कंटिन्यू।
मुझे सब सामान वगैरह पैक करने में भी, लगाने में भी मैं भीग जाऊँगी, उससे अच्छा है थोड़ा रुक के ही चलती हूँ। इसी बहाने मुझे वहाँ पे थोड़ा और ज़्यादा रुकने को भी मिल गया। और ये सब बैकग्राउंड में जो आप देख रहे हैं वो सब मंदिर के निर्माण का कार्य भी चल रहा है, मंदिर के रिनोवेशन का कार्य बेसिकली। यहाँ पे सब सामान वगैरह रखा हुआ है। जो सिंहस्थ कुंभ लगने वाला है नासिक में, बस ये सब उसी की ज़्यादा तैयारियाँ चल रही है ऐसा लग रहा है मुझे। अभी तो मंदिर की रियल ब्यूटी नज़र नहीं आ रही है क्योंकि चारों ओर सब ये सब स्ट्रक्चर वगैरह तैयार किया हुआ है। उसकी वजह से अभी उसकी इतनी ज़्यादा खूबसूरती नहीं दिख रही है, लेकिन मैं फिर से दोबारा ज़रूर इस मंदिर में जाना चाहूँगी। जब बिल्कुल सब सही से ठीक से हो जाएगा उसके बाद मैं ज़रूर से फिर से वहाँ पर विज़िट करूँगी। पता है मुझे क्या लगता है? समुद्र की रेत से बना ऐसा लग रहा है। दिखाओ कैसे? सी मुझे दिख रहा है ऐसे? ये सब समुद्र में होता है शायद, जहाँ तक मुझे पता है। तो अहमदाबाद से त्र्यंबकेश्वर तक की मेरी यात्रा यहीं समाप्त होती है, तो हम आगे मिलेंगे भीमाशंकर की ओर।